लिए हमारे ऊपर ये जो अजाब है दौरों के साथ अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, रिपोर्टर डायरी के साथ मैं हूं फजील अहमद। आज हम बात करेंगे ख़ास तौर पर अशिया के मेयार के हवाले से और जो नाप तोल में कमी आती है उस हवाले से कि इसमें कितनी सदाकत है। तमाम तर जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये नासूर क्यों फैलता जा रहा है हमारे माशरे के अंदर और इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ख़ास तौर पर जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं वो कहाँ पर खड़े हैं और जो आवाम है ये बहुत बड़ा मसला है आवाम का, जिस पर बहुत कम बात होती है, लेकिन इसका शिकार हर बंदा जो है इस माशरे का वो हो रहा है। लेकिन आज हम इसी चीज़ को हाईलाइट करेंगे और इस पर गुफ्तगू करेंगे। बात कर रहे हैं हम आज क्वालिटी प्रोडक्ट्स के हवाले से और ख़ास तौर पर सबसे पहले दूध की बात कर रहे हैं कि जो दूध है उसकी जो प्रोडक्शन है क्या वो डिमांड को पूरा कर रही है। डेयरी मालकान मेरे साथ मौजूद हैं। जो हमारा दूध आ रहा है गाँव से, देहात हमारे जो हैं वहाँ से जो दूध आता है क्या वो शहर की डिमांड को पूरा कर रहा है दूध? नहीं जी, बहुत दूध कम आ रहा है। अच्छा, दूध कम है। अब ये जो आप क्रीम निकालते हैं इस क्रीम से आगे मक्खन बनता है, दूध घी बनता है, तो जब ये दूध जिस दूध से क्रीम निकाली जाती है वो दूध कहाँ जाता है? वो इस्तेमाल होता है दही में। दही में इस्तेमाल होता है। और नाजरीन जो जिस दूध से क्रीम निकाली जाती है उससे मक्खन भी निकलता है, उसके बाद उस मक्खन को आप घी में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, घी उसका बन सकता है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जो दूध है सिर्फ दही के लिए इस्तेमाल हो सकता है? रहते के लिए इस्तेमाल होता है, रहते के लिए। अच्छा, पीने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता? रहते में इस्तेमाल होता है जी। और भी यहाँ पर मौजूद हैं डेयरी मालकान, उनके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है। जी बताइएगा, क्या कह रहे हैं आप? अगर वो आप पहले कह रहे थे ना कि जानने वाले, अगर उसके पास 100 किलो दूध है तो 20 किलो की वो निकाल लेता है, 80 किलो में डाल के सेल कर देता है। अच्छा, मतलब वो अगर उसके पास 2.5 मन दूध है तो 20 किलो की वो क्रीम निकलवा लेगा, बाकी 2 मन में वो मिक्स करके वो मजबूरी होती है। सेम रेट है पीछे और आगे। अच्छा, 1 मन दूध में से कितनी क्रीम निकलती है? 4 किलो। 4 किलो क्रीम। और क्रीम का रेट क्या? क्रीम 350 में वो देते हैं, 400 में सेल होती है। 450 में सेल होती है जी। क्रीम जो है वो 400 450 में मुख्तलिफ रेट्स हैं और यहाँ पर क्रीम जो है वो निकलती है। और क्रीम के फ़ायदे ये होते हैं कि उसमें से मक्खन भी निकल सकता है, घी भी निकल सकता है, लेकिन दूध जो है वो काबिल इस्तेमाल नहीं रहता, सिर्फ उसका दही बन सकता है या फिर रायता बन सकता है, आप पी नहीं सकते वो दूध। अब तो बहुत सारे डॉक्टर कहते हैं कि फैट ना हो दूध में। डॉक्टर्स तो वो कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं कि जो फैट्स जिनको नहीं चाहिए होती, तो वो ज़्यादातर तो फैट्स जो है वो ज़रूरी हैं हमारे इंसानी जिस्म के लिए। जो क्रीम निकलती है रोज़ाना की बुनियाद पर कितनी क्रीम निकल जाती है दूध में से? मोस्टली जो दही वाले हैं ना, दही वाले आधा दूध क्रीम वाला ले लेते हैं, आधा क्रीम के बगैर ले लेते हैं। दही वाले मोस्टली जो दही लगाते हैं ना वो क्रीम निकालते हैं। अच्छा, जो क्रीम जिस दूध से निकलती है वो सिर्फ दही वाले ही इस्तेमाल करते हैं या घरों में भी? नहीं, दूसरे घरों में वो मिक्सिंग करके वो भी इस्तेमाल कर लेते हैं, कोई उसमें इतना फर्क नहीं होता। क्या ये गलत नहीं है कि अगर मैं हूँ या आप हैं, फ़र्ज़ करें आप ही हैं, आप अपने घर में मौजूद हैं, एक बंदा इधर दूध लेकर आता है, क्रीम निकलवा के आपको दूध दे जाता है, क्या आप उसको काबिल इस्तेमाल समझते हैं? ये आप ठीक समझते हैं कि ठीक हो रहा है? नहीं, अगर वो तो सारे में से निकाल लेता है। ये शहर वाले लोग रेट का, असल मसला रेट का। अगर जो लोग अच्छे हैं, जो कहते हैं कि हमें दूध अच्छा चाहिए, तो रेट का कोई मसला नहीं, उनको दूध वाले अच्छा दूध देते हैं। अगर कोई रेट पे बहस करते हैं ना, दूध वाले कहते हैं ठीक है इस रेट पे ले लेना, वो उसको मैनेजमेंट कर लेते हैं। क्रीम आधे की क्रीम निकाल लेते हैं, आधा खरा डाल के उसको दे देते हैं। आधा क्रीम डाला और आधा क्रीम निकला जो है वो दूध घरों के अंदर इस्तेमाल होता है। लेकिन है तो ये गलत चीज़, लेकिन ये है कि वो अगर घर वाले को पता हो, फ़र्ज़ करें डॉक्टर्स ने किसी को मना किए हैं फैट्स, तो उसको तो क्रीम निकला ही दूध मिलना चाहिए, लेकिन जिनको ज़रूरत है उनको तो फैट्स वाला दूध मिलना चाहिए। हाँ, उनको
अच्छा मुझे अब ये बताएं कि जो क्रीम निकला दूध है, अब वो घर वालों को कैसे पता चलता है कि ये क्रीम निकला हुआ दूध नहीं है, ये इसमें क्रीम मौजूद है, वो कैसे आइडिया लगा सकते हैं? दूध का एक म्यार है, मलाई जितनी मोटी आनी चाहिए, अगर कम आती है तो उस पे क्रीम निकाली हुई है, अगर खालिस दूध पे जितनी मलाई आती है वो आए तो वो अच्छा होता है। अभी शहरियों से बात करने की कोशिश करते हैं, उनसे जानते हैं कि वो इस हवाले से क्या कहते हैं, अशिया की क्वालिटी के हवाले से, नाप तोल में कमी के हवाले से। जी बताइएगा, जो चीज़ें हमें दूध दही ख़ास तौर पर जो हमारी जो अशिया खुर्दनोश हैं उनमें मिलावट देखने को मिलती है, खालिस चीज़ें नहीं मिलती, क्या कहते हैं इस हवाले से? जी पहली बात तो ये है कि ये हमारे मुल्क का ये मामूल बन चुका है कि हर एक चीज़ में मिलावट हो रही है आजकल। फिर ये है कि 120 का किलो दूध है तो उसमें भी मिलावट, अगर आटा लेते हैं हम उसमें भी मिलावट, अगर चीनी लेते हैं उसमें भी मिलावट, दाम वही लेते हैं जो दाम अलाउस करते हैं। तो हम आपको क्या बताएं, पाकिस्तान में अब तो पाकिस्तान में मिलावट हर चीज़ में होती है जी। मिर्च में बूरा, जिस चीज़ में ये महारत रखते हैं कि हर चीज़ में ये मिलावट कर लें, जिस चीज़ में ये मिलावट करना चाहते हैं ना जी, उसका नेबल बदल इन्होंने बनाया हुआ है। अच्छा, क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से? हुकूमती अपील कर सकते हैं हम उन ताजरों से भी जो फरोख्त करते हैं और हुकूमत से भी, आवाम से भी यही अपील है कि खुदारा रेट आप लेते हैं असल चीज़ के। आइएगा, नाप तोल में जो कमी आती है, क्वालिटी बेहतर नहीं होती अशिया की, इसमें किसको कसूरवार समझते हैं आप? बेसिकली तो ये है कि नाप तोल की कमी जो ताजर हज़रात है ना, बेसिकली उनको चाहिए कि जो सेल करते हैं चीज़ें, उनको देखना चाहिए कि क्वालिटी जो है कि उसको बेहतर बनाएं, बेहतर क्वालिटी के साथ साथ उसका मेयार को भी बेहतर होना चाहिए। और इसकी नाप तोल की कमी में बाज़ वक़्त ऐसे होता है, अब कंडे के नीचे बाज़ वक़्त मैं ऐसे देखे हैं दुकानदार जिन्होंने कंडे के नीचे जो होता है वो मैग्नेट लगाया होता है। अच्छा, इसमें आवाम को नहीं चाहिए कि वो भी देखें चीज़ों को, समझें, शिकायत करें किसी अदारे? आवाम को चाहिए, लेकिन किसके पास जाएं शिकायत के लिए? कोई शिकायत सुनने के लिए कोई है ही नहीं जिसके पास हम जाएं कि शिकायत करें। जिसके पास शिकायत करने जाते हैं ऊपर से वो बंदा खुद परेशान हो जाता है, यार मैं किधर आकर फंस गया हूँ। आप बताइएगा, क्या कहते हैं जो चीज़ों में मिलावट की जाती है, नाप तोल में कमी की जाती है, इस हवाले से क्या कहेंगे? हमारा तो इस्लाम भी इजाज़त नहीं देता इस चीज़ की कि किसी भी चीज़ में मिलावट की जाए। नंबर दूसरी बात, मिन हैसुल कौम हम इस काबिल हैं ही नहीं। हमें इस्लाम के तहत चलते हुए, अगर हम इस्लाम के तहत चलें तो कोई चीज़ भी महंगी भी ना हो और ना ही मिलावट हो, हर चीज़ को खालिस चीज़, हर किसी को खालिस चीज़ मिलेगी। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आप एज अ शहरी क्या कहते हैं, चीज़ों में जो 2 नंबरी आती है या फिर उनमें मिलावट की जाती है, नाप तोल में कमी की जाती है, इस हवाले से मुतालबा क्या करते हैं अदारों से? असल में भाई बात ये है कि मिलावट जब तक कोई नहीं करेगा ना, तब तक कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। जब तक मिलावट नहीं करेगा उस वक्त तक उसकी चीज़ बिकनी नहीं है। अब असल चीज़ जो है, फॉर एग्जांपल वो 200 रुपये किलो है और मिलावट के साथ वो मिलती है 150 की, अब 200 वाली कौन लेगा? दूसरी बात, महंगाई इतनी हो चुकी है कि उस हवाले से पेइंग कैपेसिटी है ही नहीं किसी आम शहरी की, वो ज़ाहिर बात है वो 150 लेने पे मजबूर है। क्या कहेंगे कि जो अशिया हैं उनको कम तोला जाता है, कम मापा जाता है, उनकी क्वालिटी बेहतर नहीं होती, क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि जो अशिया की क्वालिटी है वो बाज़ार में सही नहीं मिलती। कुछ बहुत सारी, मतलब एक ही अशिया उसकी क्वालिटी बहुत सारी है, जिसकी वजह से कस्टमर भी परेशान होता है कि कौन सी चीज़ लें कौन सी ना लें। तो जो नाप तोल के हवाले से है, ये भी ऐसा ही है कि नाप तोल जो है दुकानदारों ने पता नहीं क्या क्या तरीके ईजाद किए हुए हैं कि वो नाप तोल में भी जो है वो कमी इधर तोले। अच्छा, क्या मुतालबा करेंगे इस हवाले से अदारों से, इंतज़ामिया से, हुकूमत से? अदारों से यही मुतालबा कि आके चेक एंड बैलेंस जो है वो रखें, आके चेक करें इनके मार्केट को आके देखें, रेट देखें चीज़ों के, आया कि सही है कि नहीं है, और जो उनके तोलने वाले कंडे हैं उनके मुतालिक देखें कि आया वो कंडे ठीक हैं कि नहीं ठीक। जी बिल्कुल, जो क्वालिटी है उसको चेक किया जाए, फिर उनका जो ख़ास तौर पर तोलने के लिए, मापने के लिए उनके जो डिवाइसेस हैं उनको चेक किया जाए। तो और भी शहरी यहाँ पर मौजूद हैं, ख़रीदारी में मसरूफ़ हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है, कि वो क्या कहते हैं जो एशिया की क्वालिटी है उस हवाले से वो क्या कहते हैं। कि जी अंकल जी बताइएगा
आप भी यहाँ पर खरीदारी करने के लिए आए हैं, क्या कहते हैं एशिया का मेयार नहीं ठीक मिलता बाजार से, उनको नापा नहीं जाता ठीक? क्या करोगे, फिर क्या करोगे? नहीं आप बताएं ना। एक चीज 100 रुपये या वो 500 रुपये दे देगा तो कौन पूछेगा उसे? कोई पूछने वाला नहीं है। अच्छा, उसका मेयार भी ठीक नहीं होता, फिर कौन पूछेगा? मैं नहीं पूछना, आपने नहीं पूछना। तो यार मैनू ना दे। क्या कहते हैं इस हवाले से, कौन पूछेगा? आखिरकार आप पैसे दे रहे हैं, चीज ले रहे हैं, कौन पूछेगा? पूछने वाला है ही कोई नहीं रहे। ला कानूनी है, कोई कानूनी को नहीं पूछता। जो कुछ भी हो रहा, एक चीज 10 रुपए दी होगा 20 देता तो कोई नहीं पूछता। अच्छा, कसूरवार कौन है? अवाम है, हुक्मरान हैं या दुकानदार हैं, क्या समझते? ये हुक्मरान ही हो सकते हैं, और कौन हो सकता है? अवाम की बात सुन ली, अब जो दुकानदार हैं उनका इस हवाले से क्या कहना है, वो क्या कहते हैं? अवाम तो खुश नजर नहीं आ रहे। जी बताइएगा, आपके सामने की बात है कि दुकानदारों को कसूरवार ठहराया जा रहा है कि वो कम तोलते हैं, मापते कम हैं, क्या कहते हैं? आपका क्या मौका? मैं क्या बता सकता हूँ यार, सामान ही बहुत महंगे हैं सारे। नहीं, सामान महंगा है तो उसकी कीमत वसूल करें, या तोल माप तोल में तो ना कमी करें। तोल नाप में इंशाल्लाह फर्क नहीं है, चेक करने आते हैं कंडे वगैरह लोग, अल्हम्दुलिल्लाह सारा सही है। अच्छा, आवाम का ये भी गिला है कि क्वालिटी बेहतर नहीं होती चीज़ की, लेकिन उसके पैसे वसूल किए जाते हैं आला क्वालिटी के। हम लोग दुकानदार बताते हैं पहले, यार ये चीज़ 2 नंबर है, ये 1 नंबर है। जी, दुकानदार तो अपना मौक़िफ़ दे रहे हैं कि पहले बताया जाता है, उसके बाद उस चीज़ को शहरियों को सामने रखा जाता है, लेकिन आवाम का ये गिला है कि जी माप तोल में कमी की जाती है, एशिया की क्वालिटी बेहतर नहीं होती। शहरी और भी यहाँ पर मौजूद हैं। जी बताइएगा, क्या कहते हैं? जो एशिया के नाप तोल में कमी की जाती है फिर उसकी क्वालिटी बेहतर नहीं होती, क्या कहते हैं इस सवाल? क्या कहना है जी हमने, ये तो दुकानदार पे ही है ना डिपेंड कर। अच्छा, कसूरवार कौन है, आप क्या समझते हैं? हमें क्या पता, आवाम ही कसूरवार है जो पैसे खर्चती है। आवाम भी कसूरवार है, और इसके अलावा क्या समझते हैं आपको, ये ऐसी चीज़ें होनी चाहिए मुआशरे में? नहीं होनी चाहिए। इनको ठीक कैसे किया जा सकता है? ये तो ऊपर वाले कर सकते हैं। ऊपर वाले कौन? जो बैठे हैं। बैठे कौन कर रहे हैं? जो गवर्नमेंट करते हैं, जो माशा है मतलब। अच्छा, गवर्नमेंट के साथ क्या हर फर्द का इनफरादी तौर पर हक नहीं बनता कि वो खुद को ठीक कर ले? कर ले, सही है। अगर खुद को ठीक कर लिया जाए तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं। हो सकती हैं जी, अगर चीज़ खुद को बेहतर कर लिया जाए तो हो सकती हैं बेहतर। हुक्मरानों को भी चाहिए कि अपनी तौर पर इक़दाम भी करें। क्या कहें? मैं इसमें ना जी, ये हैवी वाली बात से मेरा इत्फाक नहीं है। आपके सिस्टम से कभी कोई हैवी नहीं होता, सिस्टम हमेशा तगड़ा होता है जी, कानून हमेशा तगड़ा होता है। कोई ये आप एक सिंपल एक आम इंसान या एक आदमी या एक ग्रुप की क्या ताकत है कि वो आपके सिस्टम से ऊपर जो है वो निकल जाए? ये सिस्टम को मैनेज करने वाले जो ऊपर मैनेजर, जिनको हम सीधा हम वो सीईओ, हम उन अल्फाज में नहीं जाते, हम मैनेजर उनको कर लेते हैं ना जी। वो मैनेजर जो बैठे हुए हैं ना जी, वो कमज़ोर तरीन लोग लगा दिए जाते हैं। वो लोग होते हैं जो जिनका सारा दिन जो है ना जी वो फ़ोन सिफारिशों के लिए बचता रहता है। जब इस तरह के लोग इस तरह के सिस्टम में यहाँ पे मौजूद होंगे तो आपकी कोई चीज़ नहीं चल सकेगी। आप और इस गवर्नमेंट में तो मैं स्पेसिफिकली अगर इस गवर्नमेंट के हवाले से जाए, आटा इनसे कंट्रोल नहीं हो रहा। हम एक देखें ना जी, आप मईशत के हिसाब से इस मुल्क को लेते हैं तो आप कहते हैं कि जी 70% मईशत हमारी जो है वो विलेजेस से बिलोंग करती है। वहाँ पे गंदम है, गंदम के हवाले से अगर गंदम के ग्रोअर हैं ये सारे लोग, हम मैं आम सिंपल सा जिम्मेदार हूँ, मैंने भी गंदम इतनी उगानी है कि मेरे घर भी आ जाए, मैं किसी को दे भी लूँ और मैं कुछ बेच भी लूँ, ठीक है। अब वो मैं बेच भी रहा हूँ, मैं वो सारा वो काम कर रहा हूँ, तो अब वो ग्रोअर जितने भी हैं वो इनसे तो सर कुछ कंट्रोल, ना आटा, ना चीनी, ना दालें, ना घी, ना अब वो घी जो था वो 350 रुपये, 325, 350 रुपये पे पहुँच गया है। अब ये वजह क्या है हमारे माशरे के अंदर? क्या ये लालच है? कौन सी वजूहात हैं कि हमारे अंदर जो मिलावट का अंसर है वो बहुत ज़्यादा पाया जाता है, क्वालिटी लो कर देते हैं चीज़ों की? क्या समझते हैं? नाप तोल में कमी, ये बहुत बड़ा अलमिया है हमारे माशरे का, क्या कहते हैं, वजह क्या है इसके पीछे? लालच तो जो है ना जी मौलाना साहब, औलादे आदम के अंदर वो कूट कूट के भर गया है। और मेरा ख्याल है कि बड़े सगीर पाको हिंद का जो हमारा ख़ास तौर पे खित्ता है, यहाँ पे हम लोग ना जी एक उस नहज पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे अब आगे ब्रेक इवन पॉइंट आ गया है। एक होता ना कि सिस्टम के डिरेल होके उसको आप कहेंगे जी अभी हम तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। मेरे नज़दीक हम तनज़ली के उस मुकाम पे पहुंच चुके हैं जहां पे अब आगे टूटनी है चीज़ें।
अगर अब भी सुधार ना पैदा किया गया, इस लालच, इस हवस, अच्छा वो लालच का क्या फ़ायदा? जो लालच एक तरफ आप एक मिर्च में आप लाल बुरादा डाल के, लाल अशिया डाल के उसको मिर्च बना लें, वही जो है वो आपने एक सर्कल के तहत आपने हॉस्पिटलाइज्ड अगर आप हो गए हैं उसकी वजह से, जो बेचने वाला है, तो वो उस लालच इधर नहीं तो उधर निकल जाना है। ठीक है जी, आप यहाँ पे मेडिकल जो है आपका इलाज करवाना इस वक्त महंगा तरीन काम बना हुआ है, छोटी से छोटी बीमारी का लाखों रुपए लग रहे हैं, तो अगर लाखों रुपए आप मिर्चें बेच के जाली बना लें, वहाँ पे आपके लाखों निकल जाएं, तो मैं समझता हूँ ये एक सोचने की, एक सोच का म्यार बेहतर करने की जो है ना वो ज़रूरत है, और बहुत सारे एक रिफ्रेशर कोर्स जो है ना वो एक आम आदमी को भी अब देने की ज़रूरत है। पहले जी बिल्कुल, सोच जो है उसका म्यार बेहतर करने की ज़रूरत है। माशरे के अंदर जो ये चीज़ें हैं इनको ख़त्म करने के लिए हर इंसान को चाहिए कि वो इनफरादी तौर पर ख़ुद को ठीक करे। इसके अलावा जो हमारे अदारे हैं इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, उनके जो ख़ास तौर पर चट्टा साहब ने बताया कि उनको हम मैनेजर कह लेते हैं, कि जो मैनेज करने वाले लोग हैं वो सिफारिशात से हट के काम करें, तो इन तमाम चीज़ों पर काबू पाया जा सकता है, जिससे माशरा जो है वो बेहतरी की तरफ जा सकता है। नाज़रीन, बात हो रही है मिलावट के हवाले से या फिर जो अशिया हैं उनकी क्वालिटी के हवाले से, मेयार के हवाले से, तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाने के लिए आलिम दीन हमारे साथ मौजूद होंगे। उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि हमारा दीन इस हवाले से क्या कहता है। अबू अहमद पीर मकसूद अहमद मदनी हमारे साथ मौजूद हैं। पीर साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बताइएगा, जो हमारे माशरे में एक नासूर जो है वो फैलता जा रहा है, जिसमें मिलावट हो, कम तोलना, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि हर बंदा इसका शिकार है। हमारा दीन क्या सबक देता है एक साफ़ और शफाफ तजारत करने के हवाले से? नबी करीम अलैहिस्सलाम का जो फरमाने वाली शान है, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, जो किसी भी चीज़ का ऐब छुपाए, यानी किसी चीज़ में ऐब है, फ़रोख्त कर रहा है, ऐब को छुपा रहा है और देने वाले को ये नहीं बताता कि मेरी चीज़ में क्या क्या नुक्स है, अल्लाह का उस पे गज़ब होता है, फिर अल्लाह की उस पे लानत होती है, फिर मलाइकतुल मुकर्रबीन की भी उस इंसान पे लानत होती है जो झूठ बोल के फ्रॉड से, दगाबाजी से अपनी चीज़ को। ऐसी ही एक हदीस पाक है कि नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी जगह तशरीफ़ ले गए तो गंदम के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हाथ डाला तो देखा कि ऊपर से गंदम खुश्क है, नीचे से गंदम जो थी वो भीगी हुई थी। तो मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम का फरमान है कि जो मिलावट करे वो हम में से नहीं है। हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी तजारत की और उनसे ही सबसे बड़ा नमूना मिलता है कि उन्होंने अपने कारोबार में किस तरह ईमानदारी दिखाई और दुनिया को सिर्फ़ और सिर्फ ये दिखाने के लिए कि कारोबार उन्होंने किया, तजारत की, कि हमारी जो उम्मत है वो भी उसी पर चलते हुए अगर तजारत करे तो ये जो नासूर फैलता जा रहा है इसको ख़त्म किया जा सकता है। क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकीनन दीन इस्लाम जो है वो तजारत को एक मुबर्रक पेशा जो है वो समझता है, और हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ तक आपने देखा कि हज़रत खतीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा का जो वाक़या है, जब आपने हज़ूर के ज़रिए तजारत की तो आपको पहले से ज़्यादा जो मुनाफा हुआ, हालांकि हज़ूर पाक ने उसमें दयानतदारी और ईमानदारी को मद्देनज़र रखा। तो लिहाजा मैं समझता हूँ कि अगर हम दयानतदारी को, दीन इस्लाम को समझें और उसके असूलों पर अमल करें और बददयानती ना करें। मौलाना साहब, बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। बताइएगा कि जो ताजर हैं कम तोलते हैं, कम मापते हैं, इसके अलावा मिलावट की जाती है, इस नसूर को कैसे रोका जा सकता है, क्या समझते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह वहदहू ला शरीक का लाख लाख शुक्र है कि उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये आज़ाद हासिल है कि दीन इस्लाम ने मिलावट से ना सिर्फ मना किया है, दयानतदारी के साथ तजारत करने के अहकाम जो हैं किताबुल्लाह और सुन्नत रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मौजूद हैं। पहली कौमों को हलाकत हुई, अजाब नाज़िल हुए, वो नाप तोल में कमी करती थीं, मिलावट करती थीं, और मेरे करीम आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये कुतुब हदीस में अइम्मा हदीस ने अपनी अपनी संदों के साथ इस हदीस को नकल किया है कि जो मिलावट करे वो हम में से नहीं है, और जो मिलावट करता है दर हकीकत वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद की नफ़ी करता है
کہ حضور نے تو ارشاد فرما دیا کہ جو ملاوٹ کرنے والا ہے وہ محمود ہو ایاز ہو کوئی بھی ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو آج ضرورت اس امر کی ہے کہ تمام معاشرہ جو ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درس پہ کامزن ہو جائے. پیدائش سے لے کے پوسٹ مارٹم تک بددیانتی جو کی جاتی ہے، ملاوٹ کی جاتی ہے، ناپ تول میں کمی کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں جو ہیں بالکل اسلام کے خلاف ہیں. اور ایک تاجر جو ہے، امین تاجر جو ہے، اس کے لیے میرے کریم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو دیانتداری اپناتا ہے، کھری چیز دیتا ہے اور اچھا سودا لوگوں تک پہنچاتا ہے اور قیمت بھی مناسب رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے قیامت کے دن اسے نبیوں اور صدیقوں اور شہیدوں کی صفوں میں شامل فرمائیں گے. اگر کسی کو پتہ چل جائے کہ اس کی چیز جو ہے فرض کریں کسی دکاندار نے کم تولی ہے یا پھر کسی چیز میں ملاوٹ کی ہے، تو اس کو کیا شکایت اس کی کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے؟ اس حوالے سے دینی معاملات کیا ہیں، کیا احکامات ہیں؟ اس حوالے سے اگر کوئی شکایات ملتی ہیں، پہلے تو اسے اس دکاندار کے ساتھ، اس تاجر بھائی کے سامنے اللہ کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو پیش کرنا چاہیے کہ بھائی یہ جہنم کا ایندھن نہ بنے، یہ کم تولنا، کم ناپنا، اور اس حوالے سے جو تو آپ قدم اٹھا رہے ہیں یہ اللہ کے احکام سے بغاوت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف ہے. اگر پھر بھی اس کی داد رسی نہیں ہوتی تو ڈسٹرکٹ اور ڈویژنل انتظامیہ موجود ہے، ریاستی ادارے موجود ہیں، وہ ان تک جا کے یہ پیغام پہنچائے کہ ان لوگوں کو اس سے روکا جائے تاکہ معاشرے میں یہ بدی جو ہے، بریائی جو ہے وہ پھیل نہ سکے. یہ معاشرے میں جو بدی ہے، برائی ہے، نہ پھیل سکے، اس حوالے سے جو تاجر ہیں، دکاندار ہیں، خاص طور پر ان کو چاہیے کہ وہ دین اسلام کے جو احکامات ہیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تجارت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنا کاروبار کریں، تاکہ پاکستان جو ملک ہے اسلام کے نظریے پر بنا ہے، کلمے کی بنیاد پر بنا ہے، پوری دنیا میں پیغام دیا جائے کہ اس ملک میں مسلمان رہتے ہیں، امت محمدی رہتی ہے، جو کہ ایمانداری کو اپنا جو دنیا کو پیغام دے رہی ہے اپنے کاروبار میں بھی اور دوسرے جو ان کے قول و فعل ہیں ان میں بھی. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. بھائیوں وہ تو ضروری ہے ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے ہنگامی دوروں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں، ہنگامی دوروں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں. جی ناظرین، اسی گفتگو کو اب آگے بڑھاتے ہیں. تو ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر سریا اختیار جو کہ الائڈ ہسپتال کی چیف ڈائٹیشن ہیں. ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو فوڈ کلرز استعمال ہوتے ہیں اشیاء خوردونوش کے اندر یا پھر دودھ جو ہمارا آج کا اہم مسئلہ تھا جس کو ہم نے دیکھا بھی جا کر لیبارٹریز میں اور ڈسکس بھی کیا، اس کو ڈیریز پہ ہم گئے اور وہاں پر یہ بات مانی بھی ڈیری والوں نے کہ وہ اس میں ملاوٹ کرتے ہیں، کریم نکال لیتے ہیں. تو اس سے صحت ہماری کس طرح سے متاثر ہوتی ہے، کیسے ہم ان چیزوں سے بچ سکتے ہیں؟ ڈاکٹر سریا اختیار ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں. جی ڈاکٹر صاحبہ، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے. مجھے یہ بتائیے گا کہ جو خاص طور پر ہمارا آج ہم نے ٹیسٹ کیا ہے وہ دودھ تھا جس میں سے کریم نکال لی جاتی ہے پہلے، تو وہ آپ کیا کہتی ہیں؟ فیٹس نکل جاتے ہیں ہماری صحت کے لیے، کیا وہ دودھ قابل استعمال رہتا ہے یا نہیں، کیا کہیں؟ ایسے ہی جیسے کسی جسم میں سے آپ نے روح نکال لی، باقی جو بچتا ہے وہ میں سمجھتی ہوں کہ اس میں بہت تھوڑی سی کیلریز ہوتی ہیں، بہت تھوڑی غذا برائے نام ہوتی ہے. لیکن مارکیٹ میں اور گھروں میں جہاں کہیں بھی میں نے بھی دیکھا کہ دودھ ڈلیور ہو رہا ہے وہ اسی طرح سے کہ بغیر کریم کے ہے. جب کریم نکل گئی اس میں میجر فیٹ نکل گئے اور اس میں وٹامن ڈی اور کے بھی نکل گیا تو پیچھے تو کچھ نہیں بچتا. وہ سمجھ لیں ایک لسی کی طرح سے ہوتا ہے. اب ایک لسی کا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا فائدہ ہوگا. لہٰذا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اوپر غور کرنا چاہیے حکومتی لیول پہ بھی، اور ہمارے جو فوڈ اتھارٹیز کے آفیسرز ہیں اور پلس جو ہماری نیوٹریشنسٹ اور ڈائٹیشنز ہیں انہیں چاہیے کہ آپ کے چینل کے تھرو ہم لوگ آگاہی دیں لوگوں کو کہ اس طرح کے معاملات میں بہت کانشیس ہو جائیں. خاص طور پہ دودھ ہو یا کوئی بھی اور ایسی چیز ہو جس میں آپ کو لگتا ہے کہ کلر ڈالا گیا ہے یا خوشبو ڈالی گئی ہے یا کچھ اس طرح کی چیز ڈالی گئی ہے جو کہ اس کے ٹیسٹ بڑھانے کے لیے تو آپ ڈال رہے ہیں لیکن وہ نقصان دے رہا ہے. آپ کو دیکھا ہے آپ نے کہ ہاسپٹل بھرے پڑے ہیں بیماروں کے ساتھ، تو اس میں یہی چیزیں ہوتی ہیں کہ پیچھے ساری کہانی ہوتی ہے کہ ہم کھا کیا رہے ہیں. کیسے بچ سکتے ہیں؟ حل کیسے ہم ڈھونڈ سکتے ہیں؟ ہر انسان تو یہ چیزوں کو ان کو نہیں سمجھ سکتا کہ اس کو کیسے دیکھنا ہے، پہچان ہر بندے کو نہیں ہوتی ہے. آخر کیا وجہ ہے کہ یہ جو ایک ناسور ہے وہ پھیلتا جا رہا ہے معاشرے؟ دیکھیں صحت کے معاملے میں سمجھتی ہوں کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. سب سے پہلے تو ہماری گورنمنٹ جو ہے، ہماری حکومت جو ہے، ان کے نمائندوں کو یہ چیک اینڈ بیلنس کرنا چاہیے
इसके अलावा हमारी आम आवाम को खुद से भी अवेयरनेस होनी चाहिए। हर वक्त आपके साथ सरकारी नुमाइंदे नहीं होते। इंसान को अल्लाह ने अकल दी है कि मैं जो खा रहा हूँ ये क्या चीज़ है। अगर आपको नज़र आता है कि दूध जब आप खरीद रहे हैं वो खालस नहीं है, देखिए एक पैमाना होता है, बड़ा आराम से आप वो लैक्टोमीटर उसे कहते हैं, आप घर में रखें, उसमें चेक करें कि इसके अंदर फ़ैट कितनी है। ये बहुत आसान तरीका है। अगर आप उसमें फ़ैट बहुत कम नज़र आ रही तो आप अपने गवाले को क्यों इतने पैसे दे रहे हैं? 100 रुपये किलो और 120 रुपये किलो आप क्यों दे रहे हैं? इस पे आप कदम उठाएं। आप इन चीज़ों की अब बाईकाट कर दें। और बाईकाट दूध का करना जो है ना वो कोई इतना महंगा नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप माहिर ग़िज़ाइयत के पास आएँ, आप हमारे पास हैं, हम आपको बताएंगे कि दूध का नेमल बदल क्या है। अल्लाह ने बेशुमार ऐसी चीज़ें रखी हैं जो दूध का नेमल बदल है। अगर आप 4 दिन इन गवालों का बाईकाट कर देंगे ना तो आपको अल्टीमेटली खालिस दूध मिलना शुरू हो जाएगा। अच्छा मैडम, इसका नेमल बदल हो क्या सकता है दूध का, ज़रा ये भी नाजरीन को बता दें, क्योंकि ये बहुत मुफीद आपका जो पैगाम है वो साबित हो सकता है नाजरीन। देखिए, एक बहुत सस्ती सी चीज़ है जिसे हम वाटर नट कहते हैं या उर्दू में से संगाड़े बोलते हैं। अगर आप एक संगाड़ा रोज़ाना खा लेते हैं तो इसका मतलब ये है कि 2 गिलास दूध की कैल्शियम आपको मिल गई। उसके बाद ये जो बादाम होते हैं, अखरोट होते हैं, चारों मगज़ होते हैं, इसमें बहुत अच्छी कैल्शियम पाई जाती है। इसी तरह से आप देख लें, खशखाश है, सफ़ेद रंग की जो ये मूली होती है, इसके पत्तों में बहुत अच्छी कैल्शियम पाई जाती है। अंडे की सफ़ेदी बहुत अच्छी चीज़ है। सो लिहाजा दूसरा सोयाबीन ये एक इतनी अच्छी चीज़ है कि पूरी दुनिया में अब लोग जो है ना वो एनिमल मिल्क की बजाय वो कोशिश कर रहे हैं कि हम प्लांट बेस्ड मिल्क लें। अच्छा मैडम, ये तो हमारा एक टेस्ट केस था ना दूध। हम अगर जनरली बात करें कि हमारी जो खाने पीने की तमाम अशिया हैं उनका नेमल बदल क्या हो सकता है। अब देखें ना कि आप अगर मिर्च इस्तेमाल कर सकते हैं तो उसके मुतबादल कौन सी चीज़ हो सकती है। मिर्च के अंदर भी फूड कलर्स आते हैं या फिर वो बूरा सा डाल के उसको मिर्च बना देते हैं। नुकसान आखिरकार इंसान की सेहत का होता है, क्या कहेंगे? देखिए, आपने नोट किया होगा कि अब लोग आहिस्ता आहिस्ता नेचुरल चीज़ों की तरफ आ रहे हैं। अब हम लोगों के भी कुछ इस तरह के लिंक हैं कि हम फार्म हाउस पे मैं जाती हूँ, स्टूडेंट्स को लेके जाती हूँ और मैं ये अवेयरनेस दे रही हूँ कि बजाय इसके कि आप बाज़ार के बने बनाए मसाला जात यूज़ करें, आप खुद हर चीज़ लें और उसको खुद ग्राइंड करवाएं। हमारी वो माएँ नहीं रही जो कुंडी में मिर्चों के पीसती होती थी। हमारे घरों में वो चीज़ें नहीं रही जो कि हमारे बड़े किया करते थे। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि आप खुद वो मसाला जात लें, उसको खुद पिसवाएं, ताकि आपको कोई परेशानी ना हो कि भी आपने कोई इस तरह की चीज़ ली है जिसके अंदर कोई अडल्ट्रेशन हुई है और आपके लिए वो नुकसानदेह है। बेहतरीन। अच्छा मैडम, इसका आप क्या समझती हैं कि इसमें कसूर किसका है कि इस माशरे को ख़राब किया जा रहा है, इंसानी सेहत के साथ खेला जा रहा है कि आप ऐसी चीज़ें माशरे में मार्केटों के अंदर बेच रहे हैं कि जिससे हॉस्पिटल्स हमारे भर चुके हैं। अब बीमारियां जो हैं वो नई बीमारियां जन्म ले रही हैं। क्या कहती हैं, कसूरवार कौन? देखिए जी, बिजनेसमैन जो है ना उसको खुदा का खौफ नहीं है। वो सिर्फ ये चाहता है कि मैं एडवर्टीजमेंट के ज़रिए अपनी चीज़ को सेल करूं। वो ये नहीं देखता कि कल को मैं भी किसी हॉस्पिटल के किसी बेड के ऊपर पड़ा हूँगा। लिहाजा पहला काम तो ये कि जब कोई कारोबार करो तो उसमें ये जहन में रखो कि मैं मिलावट वाला काम मैंने नहीं करना, क्योंकि बड़ा क्लियर कहा गया है हदीस पाक में भी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मिलावट करने वाले हम में से नहीं हैं। जब एक क्लियर बात हमारे कुरान पाक में कही गई है, हदीसों में कही गई है, तो मुझे नहीं समझ आता कि लोगों को क्यों ये खुदा का खौफ नहीं आता कि वो कारोबार ऐसी चीज़ का कर रहे होते हैं जिसमें जहरीली चीज़ें डाली होती हैं, जिसमें इस तरह की चीज़ें डाली होती हैं जो जिगर ख़राब कर रही हैं, जो मैदा ख़राब कर रही हैं। लिहाजा इस्लामी जो मैं समझती हूँ कि टीचिंग्स है, तालीमात, उससे दूर होना और उसके ऊपर अमल ना करना सबसे बड़ी वजह तो ये है। जी बहुत शुक्रिया मैडम, आपने अपना कीमती वक्त दिया और अपने जो व्यूज़ हैं उनसे आगाह किया। तो नाजरीन, बात यही है कि जो ताजर हैं, जो कारोबारी शख्सियात हैं, उनको चाहिए कि वो इस मामले को समझें, लोगों की सेहत के साथ ना खेला जाए, ईमानदारी से अपना कारोबार करें। और ख़ास तौर पर जो आम शहरी हैं, आम लोग हैं, उनके लिए भी ये पैगाम है कि वो चीज़ों को खुद लें और अपने तरीके से उनको बनाएं और ना कि बाज़ार से जो फूड कलर्स इस्तेमाल की चीज़ें हैं उनको लें, और अपनी सेहत का भी ख्याल रखें। और इसके साथ साथ जो आम शहरी हैं उनको चाहिए कि वो बाज़ार में अगर जाते हैं तो क्वालिटी को चेक करें, उनको चीज़ों को चेक किया जाए, घरों में मीटर्स रखें ताकि उनको पता चल सके कि ये हमारी सेहत के लिए मुफीद हैं या फिर ये नुकसानदा हैं। बात हो रही है आज हमारी जो एशिया का म्यार है उस हवाले से, और इसके लिए जो हमारी ज़िला इंतज़ामिया है
वो कहाँ पर खड़ी है, क्या किरदार है ज़िला इंतज़ामिया का इन चीज़ों को देखने के लिए। हमारे साथ अब एसी सिटी सैयद अयूब बुखारी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका वक्त देने के लिए। सर अक्सर फैसलाबाद के अंदर ख़ास तौर पर अगर एसी सिटी की बात की जाए तो बच्चे को अब नाम पता चल गया है कि एसी सिटी कौन है। बहुत ज़्यादा मुतहर्रिक आप नज़र आते हैं, कोई भी छोटा सा भी इशू हो तो आप उस पर पहुँच जाते हैं। तो हमारा आज का टॉपिक ये है कि जो हमारी मार्केटों के अंदर, बाज़ारों के अंदर अशिया हैं इस्तेमाल की, वो जो फ़रोख्त होती हैं उनका मयार कुछ होता है और प्राइस उनकी कुछ होती है। इसकी वजह क्या है, क्या समझते हैं कि इसमें जो प्राइस कंट्रोल है या फिर इसके अलावा जो चीज़ों का मयार है उसको कैसे चेक किया जाना चाहिए, ग्राम फरोशी हो या नापतोल में कमी हो, इसके अलावा जो एशिया की मयारी उनका मयार चेक करना है, उस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया और जिन मसाइल की निशानदेही आपने की है वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के नॉलेज में है। और जहाँ तक आपने अशिया के मयार की बात की है और इनकी प्राइस फिक्सेशन की बात की है तो ये दो अलग अलग चीज़ें हैं। सबसे पहले तो मैं प्राइस फिक्सेशन पे आऊँगा। इसमें जो हमारी मीटिंग है वो डिप्टी कमिश्नर साहब इसके प्राइस फिक्स करते हैं। बुनियादी तौर पे जो प्राइस फिक्सेशन की मीटिंग है वो महीने में एक दफ़ा होती है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे एसेंशियल आइटम्स जो हैं, किराना आइटम्स, उनके प्राइस फिक्स करते हैं। और इसके साथ साथ दूध, दही और फ्रूट्स और वेजिटेबल्स, इनके प्राइस को फिक्स किया जाता है। और यहाँ मैं ये बात बताना ज़रूरी समझता हूँ कि जब प्राइस फिक्सेशन होती है तो इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बुलाया जाता है, इसमें किराना एसोसिएशन को बुलाया जाता है, इसमें जो कसाब हैं उनकी एसोसिएशन को बुलाया जाता है, और इसी तरह फ्रूट एंड वेजिटेबल्स मार्केट्स के जो डीलर्स हैं उनको बुलाया जाता है और उनकी मौजूदगी में ये प्राइस फिक्स किए जाते हैं। और ये प्राइस जो है वो जो अशिया खुर्दोनोश हैं उनकी क्वालिटी के हिसाब से फिक्स किए जाते हैं, अव्वल, दोम और सोम के हिसाब से। तो उसमें इनकी मशावरत शामिल होती है और जब भी प्राइस फिक्स हो जाते हैं, और बल्कि ये डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैसलाबाद का एक मैं समझता हूँ बड़ा इंतहाई एक ऐसा इक़दाम है कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन फैसलाबाद जो थोक के रेट हैं होल सेल के, उनको अलग से जो है उसमें नोटिफाई करती है, और जो परचून है उनका अलग एक रेट होता है। पंजाब फूड अथॉरिटी है, उनकी टीम्स को जो है हम ऑन बोर्ड लेते हैं और उनकी टीम्स को हम साथ लेके कार्रवाइयाँ करते हैं। इंडिपेंडेंटली भी पंजाब फूड अथॉरिटी इसमें कार्रवाइयाँ कर रही है, और समटाइम्स जो है अगर कोई बड़ी कार्रवाई करनी होती है तो हम उनके साथ जॉइंट एक्शन भी करते हैं। जो दूध है उसमें से जो वो सबसे पहले जो दूध लेकर आते हैं उसको फरोख्त करने वाले वो डेयरी पे उसको लेकर जाते हैं और क्रीम निकलवा लेते हैं उसमें से। ये एक बहुत बड़ा इशू है हमारे माशरे का और लोगों को पता नहीं होता कि इसमें से क्रीम निकल चुकी है। क्या समझते हैं वो फ़ायदेमंद रहता है दूध? आखिर घरों में ही इस्तेमाल होता है, हालांकि वो सेहत के लिए तो इतना फ़ायदेमंद मेरे ख्याल में नहीं रहता। आपने दुरुस्त फरमाया, दूध के वाले से शिकायत इसमें होती हैं कि उसमें से क्रीम निकाल ली जाती है, और ये मैटर जो है ये हमारी मीटिंग्स में भी डिस्कस होता है। और जो मौक़िफ़ फूड अथॉरिटी की तरफ से आता है हमारे पास वो ये कि उनकी जो टीम्स हैं इनको चेक करती हैं, और उनकी एक ख़ास मकदार होती है जिसको वो चेक करते हैं कि अगर इस ख़ास मकदार तक उस दूध में चिकनाई है तो वो उसको पास करते हैं, उसको रिकमेंड करते हैं। अगर उसमें वो दूध एज़ पर स्टैंडर्ड नहीं है और वो लेबॉर्ट्री में भिजवाते हैं, और लेबॉर्ट्री से वो टेस्ट की रिपोर्ट आ जाती है कि इसमें जो है वो मिलावट की गई है या उसमें से क्रीम को निकाल लिया गया, तो उस पर जो है वो कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाती है। सर मुझे ये बताइएगा कि एक तो हमारे माशरे में ये मिलावट वाला या फिर दो नंबरी वाला जो नासूर है वो फैलता जा रहा है, आप एज ऑफिसर क्या देखते हैं? और सज़ा होने के बावजूद, जुर्माने होने के बावजूद जो हमारे दुकानदार हजरात हैं वो इस काम को क्यों नहीं छोड़ते? क्या समझते हैं एज ऑफिसर आप? जो है वो दिलचस्पी है कि जो हमारे प्राइस मजिस्ट्रेट्स हैं या असिस्टेंट कमिश्नर साहबान हैं वो इन मंडियों को जाके चेक करें, क्योंकि ये एक ग्रे एरिया था जिस पे पहले काम हो तो रहा था, लेकिन मतलब इस तरीके से नहीं हो रहा था कि हम जो प्राइस फिक्सेशन है हम मंडी में जो है उस चीज़ को कंट्रोल कर लें। एटलीस्ट जो हमारा रिटेलर है वो ये ना कहे कि जी हमें मंडी से महंगा आ रहा है। तो अब हम मंडियों को भी मॉनिटर कर रहे हैं, हम जो गला मंडी है उसको भी मॉनिटर कर रहे हैं, उनके रेट्स को भी मॉनिटर कर रहे हैं, और इसी तरह जो असिस्टेंट कमिश्नर साहबान हैं और मैं पूरे डिस्ट्रिक्ट में और मैं तहसील में सुबह जो बोली होती है हम उस बोली का जो प्रोसेस होता है
اس کو ہم کلوزلی مانیٹر کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جو ہے موقع پر جو ہے اگر ہمیں کوئی ایسی کہ اس میں نظر آتی ہے کہ یہ کوئی وائلیشن کر رہے ہیں تو موقع پہ جرمانے عائد کیے جاتے ہیں، ان کو موقع سے گرفتار کیا جاتا ہے اور ان کے جو ہے نا ان کو ایف آئی آرز کا اندراج کرایا جاتا ہے، تاکہ کلیکٹیولی میرے خیال میں یہ تو ہماری طرف سے ایک ایفرٹ ہے جو ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہے یا تحصیل ایڈمنسٹریشن کی طرف سے ہے، لیکن میرا یہ ذاتی خیال یہ ہے کہ من حیث القوم اس میں تمام جو سٹیک ہولڈرز ہیں، جس میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن ہے، اس میں ہول سیلر آ جاتا ہے، اس میں ریٹیلر آ جاتا ہے، اس میں ہم سب کو مل کے ایک جوائنٹ ایفرٹ کرنا ہے اور ہمیں عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہمیں مل کے بیٹھنا ہوگا اور ہمیں ان مسائل کا حل مل بیٹھ کے اس کو نکالنا چاہیے۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت دیا۔ جی ناظرین، جیسے اے سی سٹی بتا رہے تھے کہ اس چیز کو، اس ناسور کو روکنے کے لیے ہمیں پوری قوم کو انفرادی طور پر خود کو ٹھیک کرنا ہوگا۔ اگر ہم سب انفرادی طور پر خود کو ٹھیک کر لیں ان کاموں کی روک تھام کے لیے، ہر بندہ جو ہے اپنا کردار ادا کر سکتا ہے ان چیزوں کو روکنے کے لیے۔ میرا بھی یہی خیال ہے کہ اگر انفرادی طور پر ہم خود کو ٹھیک کر لیں، ہول سیلرز ہوں یا پھر ڈیلرز ہوں یا پھر انتظامیہ ہے، عام شہری ہیں، وہ تمام تر ایمانداری کے ساتھ اپنے اپنے جو ذمے ان کے چیزیں ہیں ان کو کیا جائے تو ان چیزوں سے ہم چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں اور ایک بہتر معاشرے کی طرف ہم جا سکتے ہیں۔ تو آج کی گفتگو میں ہم نے یہی دیکھا کہ وہ اسلامی لحاظ سے ہو یا پھر عام شہری کوئی بھی سوچ ہے، کاروباری بندہ ہے، وہ یہ سوچے کہ انفرادی طور پر خود کو ٹھیک کرنا ہے، معاشرے کو ٹھیک کرنا ہے۔ تو آج کے پروگرام سے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔ بھائیوں وہ تو ضروری ہے، ہمارے اوپر یہ جو عذاب ہے دونوں کے ساتھ اپنی طور پر اقدامات بھی کریں۔